विद्यार्थियों, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर। हम जो है सामान्य भूगोल श्रृंखला के जो प्रश्न है वो कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम जो है अभी तक 40 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 41 पर। देखिए, प्रश्न संख्या 41 है, उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को किन तीन भागों में बांटा गया है। हमने पिछली कक्षा का जो अंतिम प्रश्न था वो हमारा था कि जो ज्वालामुखी है वो किसे कहा जाता था। तो उसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी कि जब धरातल से किसी छिद्र के माध्यम से क्या है कि लावा और विखंडित पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं तो इसी छिद्र को क्या बोला जाता है, इसी छिद्र को जो है ज्वालामुखी कहा जाता है। तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का प्रश्न है कि उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को किन तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, ऐसा होता है कि जो ज्वालामुखी होती है पृथ्वी पर बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें निरंतर जो है लावा निकलता रहता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्रमिक रूप से लावा निकलता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो है प्राचीन काल में ही कभी उद्गार हुआ था, अब जो है कभी उसमें से जो है किसी प्रकार का उद्गार नहीं होता। तो उसी आधार पर हमने तीन भागों में बांट लिया। सबसे पहला है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। ये ऐसे ज्वालामुखी है जिनमें क्या है, निरंतर लावा, विखंडित पदार्थ एवं गैस जो है निकलते रहते थे। इस प्रकार के जो ज्वालामुखी है वो इटली के अंदर जो एटना है, इसके अलावा जो स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी ये भी इटली है, इटली में है सिसिली द्वीप के पास। इसके अलावा कुछ और है जैसे कि पिनाडुबो, ये आपका है फिलीपींस के अंदर। और इसके अलावा अपने बात करें तो एक है इक्वेडोर के अंदर। इक्वेडोर में जो ज्वालामुखी है वो है माउंट कोटोपैक्सी। तो ये ऐसे ज्वालामुखी है जो क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी इनसे जो है निरंतर लावा, विखंडित पदार्थ, राख, चूर्ण या जलवाष्प जो है निकलते रहते हैं। दूसरा है प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक लंबे समय तक क्या है, शांत रहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि इनमें एकाएक विस्फोट जो है प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं, प्रसुप्त जो है ज्वालामुखी कहलाते हैं। इसका उदाहरण है क्राकातोआ जो इंडोनेशिया के अंदर और बहुत ही खतरनाक, जब पिछली बार इसके अंदर उद्गार हुआ था तो बहुत ही खतरनाक हुआ था। लगभग जो है 36,000 लोगों की इससे जो है मृत्यु हो गई थी, भूकंप जो इससे आया था उसके कारण। दूसरा है विशुवियस, ये भी क्या है, इटली के अंदर स्थित है। और तीसरे जो ज्वालामुखी होते हैं वो है आपके शांत प्रकार के ज्वालामुखी। ये ऐसे ज्वालामुखी है जिनमें क्या है कि कभी प्राचीन काल में कभी उद्गार हुआ था, लेकिन अब न ही इनमें कोई क्या है लंबे समय से न ही तो कोई उद्गार हुआ है और न ही क्या है भविष्य में इनमें उद्गार होने की संभावना है। यानी ये बिल्कुल जो है शांत रूप में एक पर्वत के रूप में स्थित है। तो इन्हें बोला जाता है शांत प्रकार के ज्वालामुखी। इनके उदाहरण है ईरान के कोह सुल्तान व देवबंद, म्यांमार का जो है माउंट पोपा है। इसके अलावा जो अफ्रीका का जो किलिमंजारो जो ज्वालामुखी पर्वत है वो भी क्या है, इसी शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। अगला हमारा प्रश्न है इसी ज्वालामुखी से रिलेटेड कि केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार लिखिए। हमने बात की थी कि ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है वो दो प्रकार से होता है। या तो हो सकता है वो किस रूप में, एक तरह से दरारों के रूप में, या जो है एक तरह से जो मुख्य जो इसका जो होता है उसके जो केंद्र से इसका दरार होता है। तो जो केंद्रीय उद्गार के जो ज्वालामुखी है इनको इन्होंने पूछा है कि किन प्रकार में बांटा गया। तो इसके जो मुख्यतः 5 प्रकार हैं और प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। ये जो आप ज्वालामुखी संरचना देख रहे हैं ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ये है हवाई तुल्य। अब हवाई तुल्य ज्वालामुखी कैसे होते हैं, इनका जो नामकरण है वो यूएसए के जो हवाई जो द्वीप है उस पर स्थित हवाई ज्वालामुखी पर किया गया है। इन ज्वालामुखियों की क्या विशेषता होती है कि इनमें जो लावा जो निकलता है वो काफी क्या है, पतला होता है। इस कारण क्या है होता है कि वो काफी दूर तक फैल जाता है। यानी अगर लावा गाढ़ा होगा तो वो क्या उसी स्थान पर क्या जमने लगेगा, लेकिन अगर लावा पतला होगा तो वो क्या दूर दूर तक फैल जाएगा। इस कारण इनके जो शंकु की ऊंचाई है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि लावा जो है दूर दूर तक जो है फैल जाता है। दूसरा ये होता है कि इनका जो उद्गार होता है वो बहुत ही शांत प्रकार का होता है, यानी कोई बड़ा विस्फोट इसमें से नहीं होता, बहुत ही शांत प्रकार का इनसे उद्गार होता है। दूसरे आपके होते हैं स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। इसका जो नामकरण है वो किया गया इटली का जो स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है, जिसके बारे में आपने अभी यहाँ पर चर्चा की थी, ये जो है। और इसको मैं आपको बता दूं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी।
ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि भूमध्य सागर में इसकी जो स्थिति है वो एक तरह से जो जितने प्रकार के जलयान होते हैं भूमध्य सागर के, उनके लिए एक तरह से क्या करता है, एक संकेत का कार्य करता है। इस कारण इसको जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। स्ट्रोम्बली तुल्य ज्वालामुखी, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रोम्बली तुल्य ज्वालामुखी की। ये ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिनमें जो उद्गार होता है वो कुछ विस्फोटक होता है, और इनका जो लावा होता है यानी जो तप्त मेग्मा जो पृथ्वी से अंदर से जो बाहर निकलता है वो क्या है, कुछ गाढ़ापन लिए होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो है इसके मुकाबले जो है कुछ गाढ़ापन लिए होता है। इस कारण इनके शंकु की ऊंचाई जो है थोड़ी अधिक बनती है, यानी इनसे जो है अपेक्षाकृत अधिक जो है इनके ऊंचे शंकु बनती है। और इनमें भी जो उद्गार होता है वो भी क्या है, शांत जो ज्वालामुखी, ये जो ज्वालामुखी हवाई तुल्य इनसे क्या है अपेक्षाकृत रूप से अधिक मात्रा में होता है। तीसरे आप क्या हैं, वल्केलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है वल्केलियन तुल्य ज्वालामुखी की। इन ज्वालामुखी की क्या विशेषता होती है? पहली विशेषता तो ये होती है कि इनमें जो लावा होता है वो क्या है, गाढ़ा होता है। उस कारण क्या होता है कि ये क्या है, इसी स्थान पर क्या है जमता रहता है, और इनकी शंकु की ऊंचाई है वो क्या है बढ़ती जाती है, यानी शंकु इनके काफी ऊंचे होते हैं। दूसरी चीज, इनमें जो उद्गार होता है वो बहुत ही ज्यादा जो है विस्फोटक होता है। इस कारण जो है एक बड़ा सा जो है बादल बन जाता है धूल और कणों का। जैसे इसमें उद्गार होगा तो क्या है, धूल कणों का, जलवाष्प कणों का जो है एक बड़ा सा बादल ऊपर जो है बन जाएगा, और उस बादल की आकृति कैसी होगी, फूल गोभी के समान। फूल गोभी के समान इनका जो बादल का आकार जो है बन जाता है। अगला आपका आता है विषुवीयस तुल्य ज्वालामुखी। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है विषुवीयस जो तुल्य ज्वालामुखी। विषुवीयस की जो विशेषता है वो लगभग जो है वल्केलियन ज्वालामुखी की तरह है, यानी इनका लावा भी क्या है गाढ़ा होता है, इस कारण इनके शंकु की ऊंचाई जो है काफी होती है। दूसरा जो अंतर इन दोनों में होता है वो ये है कि यहाँ पर जो ये धुआं निकलेगा, जो बादल जो ये बनते हैं यहाँ पर तो बनेंगे फूल गोभी के आकार में, लेकिन जो ये विषुवीयस तुल्य जो ज्वालामुखी है इनमें जो बादल बनेंगे वो क्या है गोलाकार होंगे और इनसे अधिक मात्रा में होंगे। तो ये इसमें एक बेसिक सा अंतर है। और अंतिम और सबसे जो भयानक जिसे ज्वालामुखी माने जाते हैं वो आपके हैं पीलियम तुल्य ज्वालामुखी। ये जो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो शंकु की ऊंचाई है वो भी क्या है अधिक है, और इसका जो शंकु अधिक ऊंचा होने का कारण क्या है कि इसमें जब विस्फोट होता है तो हर जो दूसरा विस्फोट होगा वो पहले विस्फोट द्वारा निर्मित श्रृंखला को जो है यानी शंकु को तोड़कर क्या है होता है। तो इस कारण क्या होता है, बहुत ही भयानक विस्फोट होता है, और इसके जो धूल के कारण है वो बहुत ही ऊंचाई तक, कई किलोमीटर तक जो है ऊंचे तक जो है जाते हैं, और काफी जो है इससे जो है नुकसान भी होता है। तो ये होते हैं पीलियम तुल्य ज्वालामुखी। सर्वाधिक जो है ऊंचे इनके शंकु होते हैं और सर्वाधिक ऊंचाई तक इनके जो धूलकण है वो क्या है जाते हैं। तो इस प्रकार जो है उद्गार के अनुसार जो है ज्वालामुखी 5 प्रकार के होते हैं, हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बली तुल्य, वल्केलियन तुल्य, विषुवीयस तुल्य, और 5वां आपका है पीलियम तुल्य। आगे अपने बात करते हैं भूकंप एवं ज्वालामुखी के विश्व वितरण से संबंधित 3 पेटियां कौन कौन सी। हमें पता है कि पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी और भूकंप जो है आते रहते हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं विश्व के मानचित्र पर अगर अपने देखें तो उन पर जो इनकी जो बारंबारता है यानी ज्वालामुखी और भूकंप की जो बारंबारता वो बहुत ज्यादा अधिक है, यानी कुछ स्थानों पर ये भूकंप और ज्वालामुखी जो है बार बार आते हैं। इसका कारण इस प्रश्न में पूछा गया है कि ये 3 स्थान कौन कौन से है, तो इनकी जो है 3 पेटियां बना दी गई है कि इन स्थानों पर जो है ये सर्वाधिक आते हैं, और उनमें सबसे पहला कौन सा है, परिप्रशांत पेटी। यहाँ जो है पूरे विश्व के 2/3 भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, और ये पेटी कहाँ पर स्थित है, इधर आप देख रहे होंगे ये एशिया का जो ये भाग है इस साइड, और उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की ये भाग है यानी प्रशांत महासागर के चारों। दूसरा प्रशांत महासागर का ये किनारा उत्तरी अमेरिका, और नीचे जो है दक्षिण अमेरिका। ये जो भूकंप और ज्वालामुखी की दृष्टि से सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है। अब ये क्यों है उसका कारण हमें पता है, हमने पहले पढ़ा था कि इधर आपकी होगी यूरेशियन प्लेट, इधर कौन सी होगी प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 प्लेटों का आपस में टक्कर हो रही है, तो जहां टक्कर होगी वहां क्या भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी भी आएंगे। दूसरा यहाँ पर आप देख लीजिए इधर उत्तरी अमेरिकी प्लेट और इधर होगी प्रशांत महासागरीय प्लेट। नीचे बात करें तो इधर दक्षिण अमेरिकी प्लेट और इधर एक छोटी सी प्लेट स्थित है जिसका नाम है नाज़का प्लेट। इन दोनों की टक्कर से क्या है जो एंडीज पर्वतमाला उसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पहली स्थिति तो ये होगी कि दो जो प्लेटें उनका क्या है मिलन स्तर हो रहा है, इस कारण जो है यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती है। दूसरा कारण है ये है कि ये जो ज्वालामुखी के लिए जब आदर्श स्थितियों की बात की जाती है तो उसमें पहला तो ये होता है कि क्या होना चाहिए, प्लेटों का किनारा होना चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए
चाहिए जल और स्थल का मिलन, क्योंकि ये कुछ आदर्श स्थितियां, जब जल जो है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तरफ जल और दूसरी तरफ क्या स्थल है, तो ये भी एक ज्वालामुखी के उत्पन्न होने की एक तरह से आदर्श स्थिति है, क्योंकि जल के कारण क्या बनती है, वाष्प बनती है, और ये वाष्प जो है ज्वालामुखी को प्रोत्साहित करती है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण जो है इस क्षेत्र में काफी ज्यादा जो भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। दूसरा, यहाँ पर कई जो है ज्वालामुखी स्थित है, जैसे यूएसए की अपने बात करें तो यहाँ पर जो है रेनियन, वुड और शाइस्ता। इसके अलावा अपने यहाँ पर बात करें जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है, विश्व का सबसे ऊंचा जो है सक्रिय ज्वालामुखी इक्वाडोर के अंदर जो आपका माउंट कोटोपैक्सी। इधर बात करें तो जापान का आपके फ्यूजियामा, नीचे जो है फिलीपींस का पिनाटुको। तो इस प्रकार जो है बहुत से ज्वालामुखी इस किनारे यानी कि प्रशांत महासागर के किनारों पर जो है स्थित है। दूसरा जो पेटी हुआ है मध्य महाद्वीपीय पेटी यानी भूमध्य सागरीय पेटी। इस जो पेटी का विस्तार है ये यहाँ आइसलैंड से लेकर और इधर जो है यहाँ से होते हुए, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं जो एटलस पर्वत है इसको कवर करते हुए भूमध्य सागर से होते हुए, जो भूमध्य सागर के जो ज्वालामुखी है, जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, जो विशुवस ज्वालामुखी है, उसको क्रॉस करते हुए ईरान के देहा सुल्तान, इनसे होते हुए भारत के हिमालय क्षेत्र से होते हुए और जो इंडोनेशिया का भाग है इसमें ये क्या मिल जाती है। तो ये है विश्व की मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ पर जो है पूरे विश्व के 21% जो ज्वालामुखी है और जो भूकंप है वो क्या है यहाँ पर आते हैं। और तीसरा आपका है भारत का जो क्षेत्र है वो इसी मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर स्थित है। तीसरा है मध्य अटलांटिक कटक। ये जो आप अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एस आकार की जो ये श्रृंखला देख रहे हैं इसको बोला जाता है मध्य महाद्वीपीय कटक बोला जाता है। और यही हमारी जो है तीसरी पेटी है इनके लिए भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। इसका विस्तार जो है उत्तर में आइसलैंड से लेकर और नीचे दक्षिण में एक द्वीप है बोवेन द्वीप, यहाँ तक ये जो पेटी है वो फैली हुई है। और यहाँ के एक सुप्रसिद्ध जो ज्वालामुखी है वो है सेंट हेलेना ज्वालामुखी। तो ये जो है 3 पेटियां थी भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित। हालांकि इनकी अलग अलग पेटियां हैं लेकिन अपनी सुविधा के लिए दोनों को एक ही साथ लिख लिया है। 3 प्रकार की जो है पेटियां होगी, परिप्रशांत, दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरी मध्य अटलांटिक कटक। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? हम जानते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि है वहां पर अभी कोई ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, लेकिन भारत का जो द्वीपीय जो संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार वहां पर भारत के कुछ ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहां पर एकमात्र जो सक्रिय जो ज्वालामुखी पाया जाता है वो आपका है बैरन ज्वालामुखी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी बैरन ज्वालामुखी की है जो भारत का जो अंडमान निकोबार प्रदेश है। और उसी में अगर अपनी बात करें तो जो मध्य अंडमान है, क्योंकि अंडमान को भी कई भागों में बांटा गया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, तो उसमें जो मध्य अंडमान जो द्वीप है उसी के पास जो है ये जो बैरन जो आइलैंड है वो स्थित है। और यहाँ पर जो भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ये जो मध्य अंडमान है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी पूरी भारत भूमि की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यही मध्य अंडमान का द्वीप है। यह जो है निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे बात करते हैं पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों को परिभाषित कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या होता है कि पृथ्वी हम देखते हैं एक तरह से कुछ ऐसे जो अप्रत्यक्ष जो है क्रियाएं होती है पृथ्वी पर जो पृथ्वी को संतुलन प्रदान करती है। तो उसमें ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि पृथ्वी पर एक अंदर से बल लगता है जिन्हें बोला जाता है अंतर्जात बल। इस बल का काम क्या होता है कि ये पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाता है, यानी कि जैसे आप प्लेट विवर्तनिक ले लो, ये क्या एक अंतर्जात बल का उदाहरण है। जैसे आप ज्वालामुखी क्रिया ले लो, ये भी क्या एक अंतर्जात बल का कारण उदाहरण है। ये क्या करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो है बहुत सी संरचनाएं बनाते हैं। जैसे प्लेट विवर्तनिक से वलित पर्वत बनते हैं, कटक बनते हैं, ब्रह्मोस पर्वत बनती है। तो इनका क्या होता है अंतर्जात बलों का कि पृथ्वी पर जो है बहुत सी संरचनाएं बनाना। ठीक है, पहली चीज ये। अब जो बहिर्जात बल होंगे ये पृथ्वी पर जो है बाहर से लगते हैं, यानी पृथ्वी पर स्थल से लगते हैं, उसके गर्भ से नहीं लगते। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये जो संरचनाएं जो अंतर्जात बल बना रहे हैं इनको क्या करना, इनको नष्ट करना और वापस से क्या है
जो पृथ्वी के अंदर भेजना, यानी एक संतुलन स्थापित करना, भी ज्यादा संरचना भी ना मिले और पृथ्वी पर क्या संतुलित बना रहे, तो ये होता है बहिर्जात बलों का काम। अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं अंतर्जात बल। पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न बल जो धरातल के भागों को ऊंचा उठाते हुए पृथ्वी तल पर विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करता है, जैसे ज्वालामुखी क्रिया से पर्वत निर्माण, तो इसे बोला जाता है अंतर्जात बल। दूसरा होता है बहिर्जात बल, जैसे अपक्षय अपरदन, ये जो है इसके अंदर आते हैं। यह पृथ्वी के बाहरी कारकों जैसे जल, वायु या हिमानी द्वारा लगने वाला बल है, जो अपक्षय अपरदन एवं ग्रह संचलन द्वारा धरातल को संतुलित करता है। अब देखिए ये पर्वत आपका, ये मुख्य भूमि है और ये है समुद्री भाग। पर्वतों में निर्माण किस कारण हुआ? अंतर्जात बलों के कारण। बाद में इस पर जो है बहिर्जात बल लगेंगे, जैसे मान लीजिए इसका जो है अपरदन होगा या इसका जो है अपक्षय होगा, यानी ये पर्वत जो है टूटकर नदियों के द्वारा या किन्हीं अन्य स्रोतों के द्वारा वापस कहाँ मिल जाएंगे? समुद्र के अंदर मिल जाएंगे और वापस जो है इसके अंदर पृथ्वी के अंदर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार एक संतुलन स्थापित होगा कि जिन भागों को ऊपर उठाया गया था वापस जो है वो वहीं जाकर जम रहा है। तो इस प्रकार ये जो दोनों बल है अंतर्जात और बहिर्जात बल, ये पृथ्वी को एक संतुलन प्रदान करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जो इसी से जुड़ा हुआ है, अपक्षय अपरदन एवं ग्रह संतुलन को परिभाषित कीजिए। अपक्षय यानी कि वेदरिंग। अपक्षय क्या होता है कि जब कोई बड़ी चट्टान अपने स्थान पर जो है टूट जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? अपक्षय बोला जाता है। चट्टानों द्वारा भौतिक, रासायनिक या जैविक क्रियाओं के द्वारा अपने स्थान पर ही टूटना है, यानी मान लीजिए ये कोई चट्टान है तो ये अपने स्थान पर इस प्रकार टूट जाती है तो ये क्या कहलाएगा? अपक्षय कहलाएगा। दूसरा है अपरदन। अपरदन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये चट्टान है और क्या है कि जल के द्वारा या वायु के द्वारा इसकी जो ये ऊपरी परत है इसको जो है बहा कर कहीं और ले जाए तो ये क्या कहलाएगा? अपरदन कहलाएगा। यानी जल, वायु या हिमानी द्वारा जो चट्टानें होती हैं या जो मैदान होती हैं उनका जो ऊपरी जो भाग है जब वो बहाकर ले जाते हैं तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है? इरोजन या अपरदन। जल, वायु या हिमानी द्वारा किसी शैल या भू प्रॉपर्टी की ऊपरी सतह का विस्थापन करना क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। और तीसरा आपका आता है ग्रह संचलन। इसमें क्या होगा कि इसमें जो है ढाल के अनुरूप, ये जो मान लीजिए पर्वत है इसमें जो है ढाल के अनुरूप जो बड़ी बड़ी शैल होती है वो क्या है? ढाल के अनुरूप जो है चलने लग जाती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या है? गति करने लग जाती है, यानी कि पूरी पूरी चट्टान ही चलने लगती है। तो इसको क्या बोला जाता है? ग्रह संचलन या मास मूवमेंट जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार ये तीन शक्तियां होती है और वास्तव में ये तीनों किसके उदाहरण है? बहिर्जात बलों के ही उदाहरण है, जो क्या काम करते हैं? पृथ्वी को संतुलन प्रदान करने का काम करते हैं। यानी अंतर्जात बल जिन संरचनाओं का निर्माण करते हैं उसको ये तो या तो ये अपक्षय के माध्यम से या अपरदन के माध्यम से या ग्रह संचलन के माध्यम से पुनः जो है संतुलन की अवस्था में पहुंचाते हैं। अगला हमारा एक नया खंड जो प्रारंभ हो रहा है वो है वायुमंडल। देखिए भूगोल के अंदर वायुमंडल में मुख्यतः दो चीजें पढ़ाई जाती है। पहला तो ये कि वायुमंडल का संगठन क्या है, यानी संगठन का मतलब है कि वायुमंडल में बहुत सी गैसें पाई जाती है तो उनका क्या, इनमें क्या प्रतिशत रहता है। और दूसरा है संरचना। संरचना का मतलब ये है कि पृथ्वी के जो तल से लेकर और जो अंतरिक्ष है उस तक वायु की कौन कौन सी परतें पाई जाती है, तो इन दोनों पर ही हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत विभिन्न गैस, जलवाष्प एवं धूल कणों को शामिल किया जाता है। ये तो हमें प्रश्न में बता दिया। अब आगे क्या पूछा गया है कि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आपको क्या बताना है? प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि नाइट्रोजन का क्या प्रतिशत रहता है, यानी जो पूरी 100% जो वायु है उसमें जो है 78.08% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे कि पुस्तक के अंदर लिखा गया है 78.8% जो हमारी ओपिनियन पुस्तक है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी कक्षा 11 की किताब है उसमें भी जो है ये लिखा गया है, हालांकि ये क्या है? सही नहीं है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 78.8 नहीं है बल्कि 78.08% है। तो जो नाइट्रोजन का जो हिस्सा पाया जाता है वायुमंडल के अंदर वो है 78.08% है, जो क्या है? सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। उसके बाद जो प्राणदेह जो गैस है वो आपकी है ऑक्सीजन है, जिसका कितना हिस्सा वायुमंडल में पाया जाता है? 20.95%। और तीसरे पर आती है आपकी ऑर्गन गैस, जो एक निष्क्रिय गैस है। इसका जो है 0.93% जो है हिस्सा पाया जाता है वायुमंडल के अंदर। और चौथी जो महत्वपूर्ण गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
इसका कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? 0.036% पूरे वायुमंडल के अंदर। ये काफी महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि पृथ्वी पर जो तापमान जो जितना हमें चाहिए वो क्या है, ये प्रोवाइड करवाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इस गैस की मात्रा जो है बढ़ती जा रही है, इस कारण हमें क्या आवश्यकता से अधिक जो है तापमान पृथ्वी पर मिल रहा है और इस कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या जो है उत्पन्न हो रही है। तो ये जो है वायुमंडल की संरचना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि पृथ्वी पर जितनी भी गैसें हैं उनका जो 90% जो हिस्सा है वो केवल और केवल 32 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। यानी अगर ये वायुमंडल है, ये पृथ्वी की सतह है, तो इसके ऊपर जो 32 किलोमीटर तक का एरिया है वहां तक आपको जो है 90% जो वायुमंडल होगा वो क्या है, मिल जाएगा। क्योंकि ये जो चारों गैसें हैं ये भारी गैसें हैं और ये क्या है, पृथ्वी के समीप ही पाई जाती है। बाकी जो कुछ गैसें होती है जैसे हाइड्रोजन या जो हीलियम गैस है वो क्या है, बहुत ही हल्की गैसें होती है और ये जो ऊपरी जो वायुमंडल है उनमें ये गैसें क्या है, पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है 90% वायुमंडल केवल और केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत वायुमंडल को किन 5 परतों के अंदर बांटा गया है? हम जानते हैं कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इसके ऊपर जो है 5 प्रकार की संरचनाएं जो है बनती है। तो उन्हीं आधार पर हमें बताना है कि ये 5 संरचनाएं जो है कौन कौन सी है। देखिए ये 5 है, सबसे पहले सौरमंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर जो है बहिर्मंडल। इनको भी आगे 2 भागों में बांट दिया है। ये जो पहले जो 3 है इनको बोला जाता है सममंडल और जो अंतिम वाले 2 है आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, इसको बोला जाता है विषम मंडल। सममंडल इन तीनों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी विशेषता ये है कि इनमें जो गैसों का मिश्रण है उनका अनुपात क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। एक ओजोन गैस को छोड़ दिया जाए तो तीनों के अंदर जितने भी गैसें होती हैं उन सभी का अनुपात यानी जो प्रतिशत है वो क्या स्थिर रहता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो गैसों का अनुपात है वो क्या है, बदलता रहता है। बात करते हैं ट्रोपोस्फियर यानी कि सौरमंडल की। इसकी जो ऊंचाई होती है, यानी ये अगर अपनी पृथ्वी है तो यहाँ पर ये जो पहली परत है ये आपकी कहलाती है ट्रोपोस्फियर यानी कि सौरमंडल। इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी से 0 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है और पृथ्वी की सभी जो मौसमी घटनाएं होती है जैसे कि जो धुंध है, जो कोहरा है, जो वर्षण है, जो बादल है, वो सारी क्रियाएं जो है इसी परत के अंदर जो है होती है, सौरमंडल के अंदर। इसके बाद जो हमारी दूसरी परत आती है वो है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। ये जो समताप मंडल है इसका जो विस्तार है वो 13 किलोमीटर से लेकर और जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है पाया जाता है। इस परत की 2 विशेषताएं हैं। पहली तो ये है कि इसके अंतर्गत जो एक गैस स्थित है जिसका नाम है ओजोन। ओजोन गैस क्या करती है कि ये एक आवरण है जो लगभग जो है जो 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है पाया जाता है। हालांकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है कम होती है। इसका जो सबसे पहले जो ओजोन का ह्रास होता है वो ध्रुवों पर ही होता है। तो इसमें क्या है, पहली तो एक ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें उनसे क्या है पृथ्वी की रक्षा करती है। और दूसरी इसकी क्या विशेषता है कि जो आपने यहाँ देखा कि जो सौरमंडल है उसमें सभी मौसमी घटनाएं जो है हो जाती है। तो ये जो यहाँ का जो आकाश होता है वो काफी जो है स्वच्छ होता है। तो ये किसके लिए उपयोगी है, जो वायुयान है उनकी उड़ान के लिए एक आदर्श स्थिति। तो जितने भी प्रकार के जो वायुयान होते हैं वो इसी परत के अंदर उड़ते हैं। तीसरा आपका आता है मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर। इसकी ऊंचाई जो है 50 से 80 किलोमीटर तक होती है और इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पृथ्वी का न्यूनतम जो तापमान है यानी -18 डिग्री सेल्सियस वो क्या है पाया जाता है। हम जानते हैं कि 165 मीटर पर क्या है 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती जाती है। यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं पृथ्वी में तो 165 मीटर क्रॉस करते ही 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कमी होती रहती है। मध्य मंडल के अंदर जो है ये कमी जो है अधिकतम इतनी हो सकती है -80 डिग्री सेल्सियस से। इसके बाद जो है तापमान में गिरावट जो है नहीं आती है। और इसकी एक दूसरी विशेषता है कि जो उल्कापिंड जो पृथ्वी पर जो अंतरिक्ष से पृथ्वी में प्रवेश करना चाहते हैं वो इस परत के अंदर आकर क्या है जल जाते हैं। यानी इस परत के अंदर जो छोटे छोटे उल्कापिंड होती है वो क्या है
नष्ट हो जाते हैं। कुछ जो उल्का पिंड बड़े होते हैं उनका कुछ भाग जो है पृथ्वी पर ही पहुंच पाता है, बाकी जो है सभी नष्ट हो जाते हैं। और चौथी जो हमारी परत है वो है आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 80 से 400 या 500 किलोमीटर के आसपास होती है। और इनकी विशेषता क्या है कि ये जो परत है ये विद्युत आवेशित कण जो रेडियो जो तरंगे होती हैं उनको क्या है पृथ्वी पर पुनः अवशोषित जो है कर सकती है, और करती है। और इसी कारण जो है हमारा जो पूर्व जो रेडियो किरणों का जो सिस्टम वो काम करता है। इसको आगे 4 भागों में बांटा गया है, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। इस प्रकार इनको जो आगे 4 भागों में बांटा गया। और सबसे अंतिम जो परत है वो है बहिर्मंडल, इसको एक्सोस्फीयर जो है बोला जाता है। ये लगभग 400 से लेकर 1200 या 1600 किलोमीटर तक जो है पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हल्की गैस है जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये क्या है बहुत ही विरल अवस्था के अंदर जो है पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है ये पृथ्वी की जो है वायुमंडल की 5 जो है परतें हैं। इधर आपका आ गया समताप मंडल, उसके बाद जो है तीसरा आपका है मध्य मंडल मेसोस्फीयर, उसके बाद है आयनोस्फीयर, और अंत में आपका है जिसका कोई क्षेत्र जो है निर्धारण नहीं है और वो आपका है जो बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। तो ये 5 परतें जो है पृथ्वी की पाई जाती है। काफी जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हमारा एक नया जो खंड जो है प्रारंभ हो रहा है जिसका शीर्षक क्या है, जलवायु। वर्तमान में जो मानवीय क्रियाएं हो रही है उससे जलवायु में जो है काफी जो परिवर्तन आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं मानव के अस्तित्व के लिए भी अच्छे नहीं है। तो इसी को रिप्रेजेंट ये जो है चित्र कर रहा है। अगला है जलवायु यानी कि क्लाइमेट किसे कहते हैं। देखिए जलवायु क्या होती है, पहले इसको अपने पढ़ लेते हैं कि एक निश्चित समय अवधि, और समय अवधि कितनी होनी चाहिए, कम से कम जो है 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष के आसपास से पृथ्वी के किसी विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसमी दशाओं को क्या बोला जाता है, उस क्षेत्र की जलवायु बोला जाता है। अब जो जलवायु को पढ़ने से पहले हमें जो है मौसम को जान लेना चाहिए। मौसम वास्तव में क्या होता है कि जो दिन प्रतिदिन की जो मौसमी दशाएं होती है जिसमें जो मौसम के तत्व होते हैं जैसे कि वर्षा हुआ, तापमान हुआ, वायुदाब हुआ, पवने, तो इन सभी का मिला जुला रूप जो है मौसम कहलाता है। और जब इसी मौसम की गणना एक लंबी अवधि यानी कि 30 वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए की जाती है तो वो उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। यानी एक लंबे दशक में किसी क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा रहती है, किस प्रकार का तापमान रहता है, वो सारा जो मिला जुला रूप होता है वो क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। देखिए जैसे मान लीजिए ध्रुव है, यहाँ पर हमें पता है कि किस प्रकार की जलवायु जो रहती है, शीत प्रकार की जलवायु रहती है, क्योंकि यहाँ जो है वर्ष पर जो है बर्फ जमी रहती है और इस कारण जो है ये शीत जलवायु होती है। और दूसरा अगर अपने भूमध्य रेखा की बात करें तो यहाँ जो है वर्ष पर तापमान जो है बहुत ज्यादा उच्च एक तरह से उच्च होता है। तो यहाँ किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, एक तरह से जो अधिक गर्मी वाली जो जलवायु जो है यहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है मौसम यानी कि वेदर किसे कहते हैं, और मौसम के 5 जो मुख्य जो तत्व माने जाते हैं उनका हमें लिखना है। तो मौसम क्या है, जलवायु के विपरीत मौसम एक अल्पकालीन अवधान है। ये हमने अभी पढ़ा था कि मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन पर आधारित होता है, या कुछ 4-5 दिनों या 10 दिनों या एक अल्पकालीन अवधि के लिए होता है। लेकिन जो जलवायु क्या होती है वो होता तो मौसम का ही एक बड़ा रूप है, लेकिन उसकी अवधि क्या होती है, 30 वर्ष से अधिक होती है। मौसम के 5 तत्व हैं, और ये 5 तत्व कौन कौन से, यानी जब हमें किसी स्थान का मौसम पता करना है तो मौसम अपने आप में कोई कारक नहीं है बल्कि इन 5 कारकों के द्वारा बना हुआ। और ये 5 कारक कौन कौन से हैं, सबसे पहला है तापमान, उसके बाद वायुदाब, फिर पवने, उसके बाद वर्षण और उसके बाद आर्द्रता। ये 5 कारक है, इन सभी का मेला जुला रूप, यानी किसी स्थान पर तापमान क्या रहता है, वहां का वायुदाब क्या रहता है, पवनों की क्या स्थिति है, और वर्षण के अंदर हिम वर्षा और जल वर्षा दोनों ही आ जाते हैं, और वहां पर आर्द्रता की क्या स्थिति है। इन 5 कारकों के आधार पर ही जो है उस क्षेत्र का मौसम निर्धारित किया जाता है, और फिर मौसम के आधार पर ही जो है उस क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित किया जाता है। जैसे कि हम बात करें भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और राजस्थान की जलवायु की बात की जाए तो वहां क्या तापमान जो है अधिक रहता है, वायुदाब क्या है ये कम रहता है, पवने जो है बहुत ज्यादा उसमें जो है चलती है, जो शुष्क पवने चलती है, वर्षण जो है काफी कम रहता है, और आर्द्रता की मात्रा भी क्या है कम रहती है। तो इन सभी गुणों को मिलाकर अगर अपने देखा जाए तो राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की निकलती है, एक तरह से शुष्क प्रकार की जलवायु जो है निकलती है। तो इस प्रकार जो है गणना की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। जो जलवायु होती है उस पर उस क्षेत्र के बहुत से कारकों का प्रभाव पड़ता है, तो उसमें जो सबसे पहला जो कारक है वो आपका कौन सा है, अक्षांश है। अब अक्षांशों का कैसे प्रभाव पड़ता है, हम जानते हैं कि
जो भूमध्य रेखा होता है वहां पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इस कारण यहाँ का जो तापमान है वो क्या रहता है, उच्च रहता है। और ध्रुवों की बात करें तो यहाँ का तापमान क्या है, कम रहता है, तो इस कारण अक्षांश भी क्या है, जलवायु को प्रभावित करता है। दूसरा उच्चावच, उच्चावचों के अंदर आपने देखे, मान लीजिए पर्वत है, तो पर्वत के ऊपर क्या होगा, आप विभिन्न पर्वत देखते होंगे, माउंट एवरेस्ट है या अन्य पर्वत, तो वहां क्या होता है, वहां का तापमान बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि ऊंचाई पर जो है तापमान कम होता जाता है। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती जाती है, या 1 किलोमीटर 16.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान क्या है, कम होता जाता है, तो जलवायु भी क्या है, यहाँ पर शीत प्राप्त होगी। तीसरा समुद्र से दूरी, इसके लिए आपने जो है भारत का उदाहरण लेते हैं। दक्षिण भारत में हमें पता है ये किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ क्या होता है कि जो सर्दी गर्मी का अंतर है वो बहुत ही कम रहता है, यानी अगर अपने तापमान की बात करें तो 10 से 12 डिग्री का ये अंतर आता है। तो यहाँ जो सर्दी और गर्मी क्या है, लगभग एक समान होती है। लेकिन इसी के विपरीत अगर अपने उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ तापमान में जो है 30 डिग्री तक का अंतर आ जाता है, यानी सर्दी के टाइम सर्दी भी खूब पड़ती है और गर्मी के टाइम जो है गर्मी भी खूब पड़ती है। तो इसका कारण क्या है, समुद्र से दूरी, यानी जो भाग समुद्र के पास होगा वहां क्या होगा कि जो सर्दी गर्मी है वो लगभग एक समान होगी, लेकिन जो समुद्र से दूर होगा तो वहां की जलवायु क्या है, उसमें काफी अंतर होगा। अगला है समुद्र तल से ऊंचाई, इसकी अपने बात कर ही चुके हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी क्या है, तापमान में कमी आती जाएगी। पवनों की दिशा, दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी दिशा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है भारत के जलवायु के निर्धारण में। अगला महासागरीय धाराएं, हम जानते हैं कि महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है, या तो होगी वो गर्म या होगी ठंडी। इस प्रकार अगर कोई जो गर्म जल धारा है वो किसी शीत क्षेत्र में जाती है तो वहां क्या है, ठंडक प्रदान करती है, इस जो है गर्मी प्रदान करेगी। इससे क्या होगा कि उस क्षेत्र का तापमान जो है गर्म हो जाएगा, और इसी प्रकार जो है ठंडी जल धारा किसी गर्म क्षेत्र में जाकर उसको क्या है, गर्म करती है। तो इस प्रकार जो है महासागरीय जल धाराओं का प्रभाव भी जो है जलवायु पर पड़ता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं जो अल नीनो है या ला नीनो है, इसका प्रभाव जो है भारतीय जलवायु पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो है पड़ता है। अगला है पर्वतों का ढाल एवं दिशा। सबसे पहले बात करते हैं ढाल की। हम जानते हैं कि भारत के अंदर जो मानसून का प्रवेश होता है वो पश्चिमी घाट के आसपास होता है, लेकिन क्या होता है कि पश्चिमी घाट जो पर्वत होते हैं उनमें कुछ भागों पर तो जो इस भाग के जो है समकोण पर, यानी कि एक तो होते हैं पवन अनुवर्ती और एक होते हैं पवन विमुखी। तो जब बारिश यहाँ से आएगी तो इस ढाल पे तो खूब वर्षा होगी, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में रह जाएगा और यहाँ पर जो है बहुत ही कम वर्षा होती है। तो इस प्रकार पर्वतों का ढाल है ये भी जो है जलवायु का जो वितरण है उसको नियंत्रित करता है, क्योंकि वर्षा भी जलवायु का क्या है, एक अंग है। दूसरा है दिशा। दिशा के लिए हम बात कर सकते हैं अरावली पर्वतमाला की, ये इस प्रकार स्थित है और हमें पता है मानसून कैसे आ रहा है, इस प्रकार आ रहा है। तो जो अरावली पर्वतमाला है वो क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बिल्कुल क्या है, समांतर पर स्थित है। इस कारण जो है वो कोई अवरोध पैदा नहीं कर पाती है और राजस्थान में क्या है, बारिश नहीं होती है। और जबकि यहाँ पर हम इसे देखें, जो पश्चिमी घाट है वो क्या है, बिल्कुल समकोण पर स्थित है। जो मानसून है दक्षिण पश्चिमी मानसून के, इस कारण यहाँ पर क्या है, खूब वर्षा होती है। तो पर्वतों की दिशा भी जो है वर्षा के वितरण को निर्धारित करती है और वर्षा का वितरण जो है जलवायु को निर्धारित करता है। और अंतिम है वायुदाब। जितना कम वायुदाब होगा वो क्या, उतनी ज्यादा जो मानसूनी पवनें उनको जो है अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इससे जो है उतनी अधिक जो है वर्षा होगी। अगला प्रश्न है वायुदाब किसे कहते हैं। वायुदाब वास्तव में क्या होता है कि तल भाग पर जो है या जल भाग पर वायु द्वारा लगाया जाने वाला भार। पढ़ते हैं इसको। महाद्वीप या महाद्वीप सागर की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पड़ने वाले भार को, वायु के भार को क्या बोला जाता है, वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब का मापक जो इकाई है वो मिलीबार है और इसका जो मापक यंत्र है वो क्या है, बैरोमीटर है। मिलीबार की जगह कई बार जो है पास्कल का भी उपयोग किया जाता है। अब देखिए जो वायुदाब है वो हम समझ गए कि वायु द्वारा लगाया जाने वाला दाब है, लेकिन इसकी मात्रा क्या रहेगी। तो अगर पूरी पृथ्वी की बात की जाए, पूरी पृथ्वी के औसत वायुदाब की बात की जाए तो वो है 1013.2 मिलीबार, 25 मिलीबार, यानी ये पूरी पृथ्वी का क्या है, एक तरह से औसत वायुदाब है। अगर विश्व में सर्वाधिक वायुदाब वाले क्षेत्र की बात की जाए तो वो साइबेरिया के अंदर एक स्थान है, इर्कुत्स्क, वहां पर पाया जाता है। और ये जो वायुदाब होता है वो 1000 क्षेत्र के आसपास होता है।
1075.2 मिलीबार, जो विश्व में सर्वाधिक है। और सबसे कम की बात की जाए तो वो है मैरियाना द्वीप पर। मैरियाना द्वीप पर पाया जाता है सबसे कम वायुदाब, ये होता है 877 मिलीबार। तो काफी एक बड़ा योगदान होता है वायुदाब का वर्षा को आकर्षित करने में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पवनें होती है वो हमेशा जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती है? और वायुदाब से संबंधित जो है ये अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जो है कितनी एयर प्रेशर बेल्ट जो है पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर जो है कुल 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती है। ये पेटियां कौन कौन सी है? सबसे पहले भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब पेटी, उसके बाद है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, तीसरी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और चौथी जो पेटी आपके सामने वो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इसको अपने समझते हैं इस चित्र के माध्यम से। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है डोल ड्रम पेटी। डोल ड्रम यानी कि शांत पेटी। इसका विस्तार जो है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होता है। और इस पेटी का नाम क्या है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। यहाँ जो वायुदाब होगा वो कैसा होगा? वायुदाब अपने लिखेंगे P से यानी कि प्रेशर से, और तापमान को लिखेंगे T से। तो यहाँ जो वायुदाब होता है वो क्या है? बहुत ज्यादा कम होता है। और इसके कम होने का कारण क्या है कि हमें पता है कि जो भूमध्य रेखा है उस पर वर्ष भर जो सूर्य की किरणें वो क्या है? सीधी प्राप्त होती है, यानी यहाँ वर्ष भर जो है तापमान जो है काफी अधिक रहता है। और जब तापमान अधिक होगा तो हम जानते हैं कि तापमान और वायुदाब के अंदर जो है क्षैतिज रूप से क्या है? विपरीत संबंध पाए जाते हैं, यानी जितना अधिक तापमान होगा वायुदाब उतने ही क्या है? कम होगा। और इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर मान लीजिए तापमान अधिक होगा तो वो क्या है? उस क्षेत्र की वायु को गर्म कर देगा, और गर्म वायु क्या है? ऊपर उड़ती है, तो इससे क्या होगा? तापमान वायुदाब क्या है? कम होगा। तो यहाँ इस पेटी की क्या विशेषता होती है कि यहाँ अधिक तापमान के कारण जो वायुदाब है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है? इसको भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी बोला जाता है। और ये किस प्रकार की पेटी है? ये है तापजन्य पेटी, क्योंकि यहाँ जो वायुदाब कम है उसका कारण क्या है? यहाँ पर पाए जाने वाला ताप। अब देखिए यहाँ अगर तापमान जो है अधिक होगा तो वायुदाब क्या है? कम होगा। तो कम होने के कारण वायु क्या है? गर्म होकर ऊपर उठेगी। तो ये ऊपर उठी वायु जो है इस प्रकार जो इन दोनों क्षेत्रों के अंदर जो है पहुंचने लगती है। दूसरी जो हमारी पेटी है उसका विस्तार है 30 से 35 डिग्री। 30 से 35 डिग्री उत्तर में भी है और दक्षिण में भी जो है 30 से 35 डिग्री विस्तार है। इसका जो नाम है ये है उपोष्ण जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये किस प्रकार की पेटी है? उच्च वायुदाब की। अब यहाँ उच्च वायुदाब क्यों होता है? क्योंकि एक चीज तो ये होगी कि यहाँ वायुदाब कैसा है? निम्न है। तो निम्न है तो हवाएं जो है ऊपर उठ रही है, और ऊपर उठी हवाएं कुछ हवाएं तो इधर आकर यहाँ उतरती है, और कुछ हवाएं जो है यहाँ इधर आकर यहाँ उतरती है। तो इस कारण यहाँ का जो वायुदाब होता है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है। और ये जो अक्षांश है 35 से 35 डिग्री अक्षांश है, इनको क्या बोला जाता है? अश्व अक्षांश भी बोला जाता है। अश्व अक्षांश हॉर्स जो अक्षांश भी इनको बोला जाता है। इसका कारण क्या है कि जब प्राचीन काल में यूनान के जो बहुत से जो व्यापारी थे वो जलयान यहाँ से लाते थे, और उनमें जो है उनका बहुत सारा जो व्यापार का सामान होता था, और साथ में जो है घोड़े भी होते थे। तो जैसे ही वो यहाँ से क्रॉस करते थे इस 30 से 35 डिग्री अक्षांशों को, तब क्या उन जहाजों का वजन अपने आप ही बढ़ जाता था। और बढ़ता क्यों था? वो अपने यहाँ देख लिया कि ये किस प्रकार की पेटी है? उच्च वायुदाब की है, यानी यहाँ जो वायु का भार होगा वो अन्य के मुकाबले अधिक होगा। तो तब क्या होता कि वायुदाब जो इनके जलयान होते थे इनका भार जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता, और ये क्या डूबने लग जाते थे। तब जो है उस इन जलयान को बचाने के लिए व्यापारी क्या करते कि अपने साथ जो घोड़े लेकर आते थे उनको यहीं ये क्या समुद्र में गिरा देते थे। और इस कारण क्या है? बहुत से कंकाल जो है यहाँ पर मिलते हैं घोड़ों के। तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है? अश्व अक्षांश भी बोला जाता है। 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों को जो है क्या है? अश्व अक्षांश बोला जाता है। इसके बाद जो हमारे सामने जो ये पेटी है जिसका विस्तार 60 से 65 डिग्री उत्तर के अंदर भी है, और एक पेटी दक्षिण में भी है। इसका विस्तार भी 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। निम्न वायुदाब पेटी, ये निम्न वायुदाब, ये उच्च वायुदाब, और उसके बाद वापस जो है निम्न वायुदाब पेटी। अब ये निम्न वायुदाब क्यों है?
उसका कारण उससे पहले अपने ये देखते हैं, इसको बोला जाता है ध्रुवीय उच्च वायदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायदाब यानी कि वायदाब क्या यहाँ पर कैसा है, उच्च वायदाबीय पेटी। अब यहाँ वायदाब उच्च क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं जो ध्रुवों पर तापमान कैसा होता है, तापमान बहुत ही ज्यादा कम होता है, क्योंकि यहाँ जो है वर्ष भर जो है बर्फ जमी रहती है। तो जब तापमान कम होगा तो प्रेशर कैसा होगा, वायदाब कैसा होगा, अधिक होता है। यहाँ पर कैसा होता है, वायदाब जो है अधिक होता है। अब क्या होता है कि जब तापमान अधिक है, तापमान कम है तो वायदाब अधिक होगा, तो वायदाब अधिक होने के कारण जो पवनी है वो इस प्रकार स्थल भाग के द्वारा यहाँ पर क्या है चलेगी। तो ये एक तो पवनी जो है यहाँ पर आती है। दूसरा यहाँ पर आपने देखा कि जो पवनी है यहाँ पर क्या है नीचे उतर रही है, तो इस कारण यहाँ से भी पवनी जो है इस साइड में जाएगी। तो ये दोनों पवनी जो है यहाँ पर आकर टकराती है, और टकराने से क्या है कि आपस में टकराकर ये क्या है ऊपर उठती है, और ऊपर उठ के वापस जो है इस प्रकार जो ये गति करती है। तो इस प्रकार जो ये चार जो है कुल जो है 7 पेटियां पाई जाती है, जिसमें से 2 तो है तापजन्य, एक तो ये और दूसरी कौन सी है, ये वाली पेटी। इनको बोला जाता है तापजन्य पेटी। और उसके बाद जो अन्य जो पेटियां ये कौन सी है, ये है गतिजन्य, क्योंकि इनमें इन पेटियों का निर्धारण जो है पवनों की गति के कारण हो रहा है, जबकि इन पेटियों का निर्धारण जो है जो तापमान है उसके कारण हो रहा है। तो 4 तो है गतिजन्य पेटी, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये 4 पेटियां गतिजन्य, जबकि 3 जो पेटियां हैं ये और ये वाली, ये कैसी है, तापजन्य पेटी। अब इसी से रिलेटेड हमारा अगला प्रश्न है कि पवनें जो है किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि पवन क्या होती है। पवन क्या होती है कि जो गतिशील जो वायु होती है उसे क्या बोला जाता है, पवन कहा जाता है। और इसकी विशेषता क्या होती है कि ये जो वायु होगी ये हमेशा जो उच्च वायु दाब से लेकर और निम्न वायु दाब तक चलेगी। यानी इन पवनों की विशेषता ये होती है कि ये उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेगी। अब आता है पवनों के बारे में कि इन्होंने पूछा है कि आप व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवनों की स्थिति लिखिए। वास्तव में ये कैसी पवनी, ये जो है स्थायी पवनी है, यानी ये वर्ष भर पृथ्वी पर जो है एक स्थान विशेष पर भी जो है चलती है। इस कारण इनको स्थायी पवनी या प्रचलित पवनी जो भी कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं इन तीनों पवनों के बारे में, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और तीसरी कौन सी है, ध्रुवीय पवनी। इसको भी अपने इसी चित्र के माध्यम से समझते हैं। अभी हमने बात की कि ये जो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण की जो पेटी है ये किस प्रकार की पेटी है, निम्न वायु दाब, यानी यहाँ जो वायु का दाब कैसा रहता है, कम रहता है। जबकि ये जो पेटी है ये किस प्रकार की पेटी है, उच्च वायु दाब की पेटी है। ये अभी हमने जो है पिछले प्रश्न में क्लियर किया। उसके अलावा ये जो पेटी है ये वापस कैसी है, निम्न वायु दाब की पेटी है। ये भी क्या है, निम्न वायु दाब की पेटी है। और ये कैसी है, उच्च वायु दाब की पेटी है। ये चीज आप अपने जो है समझ चुके हैं पिछले जो क्वेश्चन के अंदर। अब एक जो बात हमने अभी की कि वायु जो पवनी होती है वो हमेशा कैसे चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेगी। तो देखिए अब यहाँ से जो पवनी है वो किस प्रकार चलेगी, इस प्रकार, यानी क्योंकि यहाँ उच्च वायु दाब है यहाँ निम्न वायु दाब है, तो इस प्रकार जो पवनी चलेगी, यानी इनको चलना तो इस प्रकार चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये पवने बिल्कुल सीधी ना चल के कैसे चलती है, मुड़ जाती है। अब इनके मुड़ने का कारण क्या है, जो पवने का विस्थापन का कारण क्या है, वो आपका कोरियालिस बल। कोरियालिस बल, ये बल क्या होता है इसको अपने उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका है सऊदी अरब और इसके जस्ट नीचे समान जो देशांतर पर स्थित है मेडागास्कर। यहाँ मान लो उच्च वायु दाब है और यहाँ क्या है, निम्न वायु दाब है। अब क्या है कि पवने यहाँ से चली और उसको पहुंचना तो चाहिए था मेडागास्कर के अंदर, लेकिन होता क्या है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इतने में क्या होता है कि जब ये पवने सऊदी अरब से यहाँ से चलती है और मेडागास्कर तक पहुंचती है, उससे पहले क्या होता है कि मेडागास्कर का भाग जो है आगे निकल जाता है, क्योंकि पृथ्वी तो जो है घूम रही है पश्चिम से पूर्व, तो मेडागास्कर तो आगे निकल जाएगा।
तो जो दक्षिण अफ्रीका है वहां पर ये पौने क्या है पहुंचती है, यानी जिन पौनों को पहुंचना चाहिए था मेडागास्कर, वो क्या है पृथ्वी के घूर्णन के कारण मेडागास्कर तो आगे निकल गया और वो कहां पर पहुंच रही है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है पहुंच रही है। इस कारण आप देख सकते होंगे कि ये जो है अपने दाईं ओर क्या है विस्थापित होगी। तो इस कारण जो पौनी है वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध के अंदर अपने जो है बाईं ओर जो है विस्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार अपने देख सकते हैं कि वे पौने जो 30 से 35 डिग्री यानी ये जो उपोष्ण उच्च वायदाबीय पेटी है वहां से लेकर और ये निम्न वायदाबीय पेटी है यहाँ तक जो चलती है उनको क्या बोला जाता है, व्यापारिक पौने, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पौने या इनको ट्रेड विंड्स जो है कहा जाता है। इनकी दिशा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ जो है उत्तर और इधर जो पूर्व, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक होती है और इस कारण इनको जो पूर्वइया भी कहा जाता है। इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी दिशा क्या होगी, दक्षिण पूर्व से लेकर और उत्तर पश्चिम की तरफ, और इन्हें भी क्या है पूर्वइया पवन कहा जाता है। ये तो बात होगी व्यापारिक पवनों की। दूसरा कुछ पवनें जो क्या है 30 से 35 डिग्री से 60 से 65 डिग्री तक चलती है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है निम्न वायदाब है, यहाँ पर भी क्या है उच्च वायदाब है। तो इस प्रकार जो है पवनें बोरियालिस बल के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ के जो है चलेगी। तो इनको क्या बोला जाता है, जो पौने 30 से 35 डिग्री से लेकर और 60 से 65 डिग्री अक्षांशों तक चलती है उनको बोला जाता है पछुआ या पछुआ पौने, वेस्टर्न लाइंस। वेस्टर्न लाइंस इनको जो है बोला जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो है पछुआ पौने चलती है। उसके बाद बारी आती है ध्रुवीय पवनों की। इनकी दिशा क्या रहती है, यहाँ उच्च वायदाब है, यहाँ क्या है निम्न वायदाब। तो इस प्रकार जो है ये पवने इस प्रकार ये चलेगी। इनकी दिशा भी यही सेम रहेगी जो व्यापारिक पवनों की दिशा। तो ये 3 प्रकार के पवने होंगे। सबसे पहले व्यापारिक पवने जो क्या 30 से 35 डिग्री अक्षांशों से लेकर भूमध्य रेखा तक चलती है। दूसरी होगी पछुआ पवने जो क्या है 30 से 35 से लेकर और जो 60 से 65 डिग्री के अक्षांश है वहां तक चलती है। और तीसरी आपकी होगी ध्रुवीय पवने। ये कहां से कहां तक चलती है, ये 90 डिग्री से लेकर और जो 60 से 65 डिग्री है वहां तक चलती है। अब एक चीज आप देखिए कि यहाँ वायदाब कैसा था, निम्न था। तो एक तो इधर से पवनी आ रही है और एक जो है इधर से आ रही है, तो दोनों के अंदर आपस में टक्कर होती है और उससे क्या है पवनी ऊपर उठती है। तो एक पवन इधर आ गई और कुछ पवनी जो है इधर आ गई। तो इससे क्या है पूरा एक सर्कल बन जाता है कि इस स्थल भाग पर तो इस प्रकार चल रही है और ये है ऊपरी वायुमंडल का भाग, तो ये पूरा सर्कल बन जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एडले का सेल। इसी प्रकार यहाँ अगर अपने बात करें कि पवनी इधर से भी आ रही है और पवनी जो है इधर से भी आ रही है, तो यहाँ जो है इनमें आपस में जो है टक्कर होती है और इससे पवनी क्या है ऊपर उठती है। तो कुछ पवनी इधर आ जाती है और कुछ पवनी जो है इधर आ जाती है। ये तो पवनी जो वो है जो स्थल भाग पर चल रही है और ये पवनी वो है जो किस पर चल रही है, जो आपका वायुमंडल है उस पर चल रहा है। तो यहाँ पर भी एक जो है सर्कल बन जाता है। जो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये पवनी जो है उतरती है, तो यहाँ पर भी एक जो है सर्कल बन जाता है, उसको अपने बोलते हैं फेरल का सेल। और इसी प्रकार एक सर्कल जो है यहाँ पर बन जाता है, उसको बोला जाता है ध्रुवीय सेल। तो इस प्रकार 3 जो है सेल जो है बनते हैं और 3 प्रकार के जो पवने हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और तीसरी कौन सी है, ध्रुवीय पवने। एक चीज जो अपनी बात करते हैं जो पछुआ पवनों के बारे में, देखिए जो पछुआ पवने होती हैं उनमें अगर उत्तर की बात की जाए, उत्तरी अक्षांशों की जो है बात की जाए, तो उनमें क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या है काफी स्थल भाग पाया जाता है। इस कारण जो है काफी अवरोध इन पवनों के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर इनकी गति क्या है कम होती है। लेकिन अगर अपने दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो यहाँ क्या है 30 से 35 डिग्री से 60 से 65 डिग्री के बीच क्या है जो काफी जो है जल भाग पाया जाता है। इस कारण जो यहाँ जो पवनें चलती है उनका कोई विशेष अवरोध जो है नहीं पाया जाता और इस कारण क्या इन पवनों की गति जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और इस बढ़ी हुई गति के कारण जो है इनको अलग अलग अक्षांशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले जब ये पौने 40 डिग्री के आसपास होती है तब इन्हें गरजती चालीसा या इन्हें रोरिंग 40s भी कहा जाता है। इसके बाद जब ये 50 डिग्री अक्षांशों के पास होती है, दक्षिण अक्षांशों के पास, तब इन्हें बोला जाता है प्रचंड 50 यानी फ्यूरियस 50s। और इसके बाद जब ये पौने जो है 60 डिग्री अक्षांशों के पास होती है तब इन्हें चिंकती साटा या श्रिंकिंग जो 60s भी जो है कहा जाता है। तो इसका भी आप जो है ध्यान रखेंगे।
अगला हमारा प्रश्न है, तापमान एवं वर्षा के अनुसार कोपेन ने विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा है। कोपेन ने जो 1900 ईस्वी के अंदर सबसे पहला वर्गीकरण जलवायु का प्रस्तुत किया था, बाद में 1916 और 1936 के अंदर उन्होंने क्या इसको संशोधित किया। तो इस रूप में इन्होंने जो है 5 जो है मुख्य इन्होंने भाग बताए विश्व की जलवायु के, जिसमें सबसे पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसको इन्होंने जो है ए के द्वारा जो है संकेत प्रदान किया। दूसरा है शुष्क जलवायु, जिसके जो है बी के द्वारा। इसके बाद उष्ण शीतोष्ण जलवायु सी के द्वारा। शीतोष्ण जलवायु जिसको इन्होंने जो है डी के द्वारा दर्शाया। और अंत में है ध्रुवीय या शीत जलवायु, जिसके इन्होंने जो है ए के द्वारा दर्शाया। और इन 5 संकेतकों के आधार पर, ये जो है बृहद संकेत, इनके आधार पर उन्होंने जो है पूरे विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया। और बाद में जो है इन्होंने कुछ ये जो है बड़े संकेतक, कुछ छोटे संकेतक भी दिए, जैसे कि ए बी सी डी एम एस और डब्ल्यू। इस प्रकार उन्होंने जो बड़े और छोटे संकेतकों के आधार पर संपूर्ण विश्व की जलवायु को बांटा। और जब बात की जाती है भारत की जलवायु की, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत की जलवायु को जो है 8 जलवायु खंडों के अंदर जो है बांटा जा सकता है। और उसी प्रकार बात करें अगर अपने राजस्थान की, तो आप जानते हैं कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जलवायु को जो है 4 भागों में हम जो है बांट सकते हैं, जिसमें ये संकेतक और ये संकेतक जो है मिलकर होते हैं और इनके द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, वायु राशि यानी कि एयर मास जो है किसे कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब वायु किसी स्थान विशेष पर होती है, तो वो क्या करती है कि उस स्थान का जो तापमान है, उस स्थान की जो आर्द्रता है, उनको क्या है अपने अंदर जो है ग्रहण कर लेती है। इस कारण जो वायु की जो स्थिति होती है वो उसी क्षेत्र के अनुसार जो है बन जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, वायु मास या वायु राशि, एयर मास। यानी कि इसको पढ़ते हैं कि जब वायु किसी स्थान विशेष पर रहती है, तो वो उस स्थान की तापमान एवं आर्द्रता संबंधी गुणों को धारण कर लेती है। और इन विशिष्ट गुणों वाले जलवायु को जो वायु है उसी को क्या बोला जाता है, वायु राशि बोला जाता है। आप देखिए, मान लीजिए वायु जो है इन ध्रुवों के आसपास है, इनकी जो विस्तार होता है वो काफी होता है, यानी सैकड़ों किलोमीटर में हो सकता है। तो मान लीजिए कोई वायु इस ध्रुवीय प्रदेश के आसपास है, तो यहाँ वायु कौन से गुण धारण करेगी कि ये एक प्रकार से ये क्या है, शीत वायु होगी, और इसमें जो आर्द्रता की मात्रा भी क्या है, बहुत ज्यादा रहेगी। दूसरा होता है कोई वायु जो इस भूमध्य रेखा के आसपास है, तो यहाँ क्या होगा कि वायु जो है काफी गर्म होगी और यहाँ आर्द्रता की मात्रा भी क्या है, उतनी ज्यादा अधिक नहीं रहेगी। तो इस प्रकार जो है ये जो विशिष्ट गुणों वाली वायु होती है, जो कई सौ किलोमीटर तक फैली होती है, इनको क्या बोला जाता है, वायु राशि बोला जाता है। अगला प्रश्न है, वातागर यानी कि फ्रंट्स किसे कहा जाता है। अभी अपने वायु राशियों के बारे में बात की, तो जब दो भिन्न प्रकार के वायु राशियां आपस में क्या है, मिलती है, यानी मान लीजिए एक जो है शीत वायु राशि है जो ध्रुवों की तरफ से आई है, और दूसरी है उष्ण वायु राशि जो किसी मरुस्थल की तरफ से आई है। तो जब इन दो वायु राशियों का मिलन होता है, तो यहाँ का जो बीच का जो हिस्सा है जिसमें इन दोनों की विशेषता पाई जाएगी, यानी शीत वायु राशियों की भी और शुष्क वायु राशि की, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको कहा जाता है वातागर। और वातागर क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चक्रवात होते हैं और जो प्रति चक्रवात होते हैं, उनकी जो उत्पत्ति होती है वो इन्हीं वातागरों के माध्यम से होती है। और वातागरों की उत्पत्ति कैसे होती है, दो भिन्न प्रकार की जलवायु के मिलने से। अगला हमारा प्रश्न है, चक्रवात यानी कि साइक्लोन जो है किसे कहा जाता है। देखिए चक्रवात क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या होता है कि बिल्कुल मध्य के अंदर तो क्या होता है, लो प्रेशर, और इसके बाहर जो है हाई प्रेशर होता है। अब आप जानते हैं कि हवाएं किस ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो इससे क्या होता है कि ये केंद्र बन जाता है और उसी की तरफ जो सारी हवाएं चलने लग जाती है, और वहां चूंकि संख्या सीमित होती है तो वो हवाएं कहीं क्या है, गोल गोल घूमने लग जाती है, और इससे जिसका निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, चक्रवात जो है कहलाता है। इसको अपने पढ़ लेते हैं। चक्रवात केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, बाहर की ओर जो है उच्च वायुदाब होता है, जिससे हवाएं बाहर से जो है केंद्र की ओर जो है तीव्र गति से जो प्रवाहित होती है, और इसकी जो आकृति होती है वो अंडाकार होती है, और इसी को क्या बोला जाता है, चक्रवात बोला जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये जो है उष्ण कटिबंधों यानी कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र है उनमें आते हैं, और ये जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बाहर के जो क्षेत्र है उनमें ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है कि ये जो चक्रवात होते हैं ये क्या है, एक तरह से विनाशकारी होते हैं, जबकि ये क्या है, कम विनाशकारी होती हैं। दूसरा जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये स्थल भाग पर आते क्या है, समाप्त हो जाते हैं, जबकि ये जो
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये स्थल भाग पर भी क्या है काफी दूरी तक जो है चलते रहते हैं। और तीसरा जो इनमें अंतर होता है कि इनका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, यानी बहुत बड़ा नहीं होता, जबकि ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये बहुत ही कई सौ किलोमीटर तक जो है फैले होते हैं। तो ये बात की हमने चक्रवात की। अगला हमारा प्रश्न है प्रति चक्रवात क्या होता है। अभी अपनों ने चक्रवात के संदर्भ में देखा कि इसके मध्य में होगा जो लो प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब, और इसके बाहर क्या होता है उच्च वायुदाब। इससे हवाएं क्या है बाहर से अंदर की तरफ चलती है, क्योंकि हवाएं क्या है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। जबकि जो प्रति चक्रवात होता है वो इसके बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें क्या होगा कि मध्य में तो उच्च वायुदाब होगा और बाहर क्या होगा लो वायुदाब यानी लो प्रेशर होगा। अब इसमें क्या होगा कि हवाएं जो है अंदर से बाहर की ओर चलेगी। तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रति चक्रवात। यह चक्रवात की विपरीत स्थिति है जिसमें केंद्र में उच्च वायुदाब एवं बाहर की तरफ जो है निम्न वायुदाब होता है, और इससे हवाएं क्या केंद्र से बाहर की तरफ होती है, तो इसको बोला जाता है उच्च वायुदाब। और उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है कि जो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उन्हें कैरिबियन द्वीप समूह, हिंद महासागर, चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया में किन किन नामों से जाना जाता है। जो जितने प्रकार के चक्रवात होते हैं उनको जो है वहां की स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कैरिबियन द्वीप समूह है, जो अटलांटिक जो महासागर है उसके जो आसपास है कैरिबियन द्वीप में, वहां जो है इन चक्रवातों को जो है हैरिकेन के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में हम जानते हैं कि इन्हें क्या बोला जाता है चक्रवात बोला जाता है या साइक्लोन बोला जाता है। चीन सागर के अंदर इनको जो है टाइफून जो है बोला जाता है, और जापान में इनको टाइफू बोला जाता है। और अंत में जो है ऑस्ट्रेलिया में इनको किस नाम से जाना जाता है विली विलेज के नाम से इनको जो है जाना जाता है। तो इस प्रकार जो है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये जो चक्रवात है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस प्रकार जो अपने जो 41 से 60 जो प्रश्न थे उन पर आपने बात की। आगे के जो प्रश्न है उन पर बात हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।